हेलो गाइस, तो हम लोग फिर से फाइनली आज हम फिर से लेकर आ गए हैं जो एसएसटी का जो महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव था जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण। तो फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं 41 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। कह रहा है जो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैला ना, उसको नेपोलियन बोनापार्ट उसमें किस तरह सहायक हुआ। उसका आंसर कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यूरोप में अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। कह रहा है जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। कह रहा है जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था और नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर, जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे यूरोप में के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देश तथा विकसित देश में दो दो अंतर लिखे। देखिए दो अंतर पूछ रहा है, दो ही अंतर का जवाब देना है। ज़्यादा 3 अंतर का जवाब दीजिएगा नंबर उतना ही मिलेगा, समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए जितना में पूछ रहा है, जितना लाइन में पूछ रहा है, जितना अंतर पूछ रहा है उतना ही में जवाब देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो दो ही में आंसर देना है, 2 ही अंतर दे देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। विकसित देश तथा अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है। कह रहा है जो विकसित देश और अविकसित देश में निम्नलिखित अंतर है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। कह रहा है जो विकसित देश है उसमें प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है और अविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो अविकसित देश में कम होती है, जो पहले से विकसित है उसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और जो नहीं है उसमें कम होती है। दूसरा कह रहा है विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, जैसे अमेरिका, जापान etc। जो अमेरिका जापान है वो विकसित देश है, वहाँ के जो लोगों का जीवन होता है वह उच्च स्तर का होता है और अविकसित देशों में लोगों का जीवन निम्न स्तर का होता है, जैसे नेपाल, भूटान। जो नेपाल और भूटान जो अविकसित देश है वहाँ के लोगों का जीवन जो होता है वो उसका स्तर का निम्न होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 2024 के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है ताकि कार्य में हो रहे धांधली को रोका जा सके। अतः सूचना का अधिकार कानून का लोकतंत्र का रखवाला है। कह रहा है जो सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, तो कह रहा है सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत जनता को यह अधिकार होता है कि जो सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं विकास के कार्य उसमें जो सूचना प्राप्त कर सकता है ताकि कार्य में हो रहे धांधली को रोका जा सके। अतः सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल संसाधन के उपयोग को लिखे। जल संसाधन के उपयोग को लिखे। उसका आंसर है जल संसाधन के उपयोग के निम्नलिखित उपयोग है। 1 नंबर में कह रहा है खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग होता है। दूसरा कह रहा है घरेलू कार्यों में उपयोग होता है। तीसरा कह रहा है विद्युत निर्माण परियोजना के लिए उपयोग होता है, जैसे बड़े बड़े नदी के बांध कर टरबाइन चलाना और विद्युत तैयार होता है। मछली पालन के लिए भी उपयोग होता है। जो जल संसाधन है वो उसका मछली पालन के लिए भी उपयोग होता है। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के दृष्टिकोण से, बोर्ड 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव है, तो इसको देखिएगा बढ़िया से।
आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहां के विकास या जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है और विकास की प्रक्रिया थम पड़ जाती है और धीमी हो जाती है। कह रहा है अगर जहां आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे, तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र आतंकवादी दुर्घटनाओं से होने से वहाँ के विकास जन कल्याण योजनाओं को चलाने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती है और उसका विकास जो जहाँ पे आतंकवाद होता है लोकतंत्र में, उसका विकास प्रक्रिया थम हो जाती है या धीमी हो जाती है। मौद्रिक प्रणाली क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है। कह रहा है जो मौद्रिक प्रणाली के में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु न देकर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। कह रहा है जो पहले के ज़माने के लोग थे तो मुद्रा का खोज नहीं हुआ था, उनको बहुत ही कठिनाई होती थी। अगर कोई चीज़ उनसे लेना होता था तो एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु लेते थे, तो उसको हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। और ये जब मुद्रा का खोज हो गया तो मौद्रिक प्रणाली बोलने लगा। मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से होती है। अगर कोई चीज़ खरीदना है तो मुद्रा दीजिए और सामान लेकर आइए। अगर कितना हमको खरीदना रहता है तो मुद्रा लेकर जाइए पॉकेट में, आराम से उधर से सामान लेकर आ जाइए। पहले जो था जो वस्तु विनिमय प्रणाली, उसमें बहुत लोगों को कठिनाई होती थी। अगर ज़्यादा सामान खरीदना होता था तो ज़्यादा वस्तु ले जाना पड़ता था, तो उससे कठिनाई होती थी, जिस कारण से मुद्रा का खोज हो गया। अब बहुत लोगों को आराम हो गया मौद्रिक प्रणाली से। तो कह रहा है मौद्रिक प्रणाली विनिमय का सभी कार्य मुद्रा की सहायता से की जाती है। और अर्थात मौद्रिक प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए वस्तु न देकर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभ्रक के उपयोग को लिखे। अभ्रक के उपयोग को लिखे। अभ्रक के उपयोग को लिखे। इसका आंसर है अभ्रक एक विद्युतरोधी धातु है, इसलिए इसका कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसका निम्नलिखित उपयोग है। 1 नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में उपयोग होता है। जो इलेक्ट्रिक उपकरण बनता है, ये एक विद्युतरोधी, अभ्रक जो होता है वो एक विद्युतरोधी धातु है, इसलिए जो उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में उपयोग होता है। जो अभ्रक होता है उसको आयुर्वेदिक दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है विद्युत रोधी पदार्थों के रूप में उपयोग होता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो गैरीवाली लिखा हुआ है गैरीवाल्डी होगा, गलती से पीडीएफ बनाने में गलती हुआ है तो इसको बना लीजिएगा लोग। इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ देता है जो गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। ये लोग याद रखिएगा लोग आप लोग। उन्होंने युवकों की एक शक्तिशाली सेना लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। कह रहा है जो इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से एक नाविक थे और इन्होंने युवकों की एक बहुत ही शक्तिशाली सेना जिसका नाम था लाल कुर्ती, उसको बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने किन को जीता, सिसिली तथा नेपाल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे।
49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। कह रहा है वैसी राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष और प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन में संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लैंड। कह रहा है वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार भी करे और निजी व्यक्ति के पास भी हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत एक ऐसी देश है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बच्चों आज हम लोग का जो सीरीज था वो ख़त्म हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन तक आज सीरीज का हुआ है। आगे हम लोग लाते रहेंगे। तो आप लोग बहुत ही मेहनत करके अपना पढ़ते रहिए और इसको PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपया पे कीजिए, ये सब PDF आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।